Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory. आज फ्रीडम ऑफ प्रेस और यूपी इलेक्शन को लेकर कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अभी एक एक्रीडेशन ऑफ मीडिया को लेकर एक ऑफिशियली टैग जो हमारा रहता है उसको रिमूव करने के लिए पीआईबी जो है वो एक गाइडलाइंस जो है वो लेकर आ रही है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो ये एक एक्रीडेशन टैग होता है इसमें कुछ सिलेक्टेड सेंट्रल मीडिया के कुछ जर्नलिस्ट होते हैं जिनमें लगभग 2500 के करीब जो पत्रकार हैं उनको ये एक्रीडेशन की एक क्रेडिबिलिटी मिलती है जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहती है। वो कुछ वीवीआईपी एंट्रीज में शिरकत कर सकते हैं, तो उनकी एक अलग से आइडेंटिटी होती है इस तरह के पत्रकारों की। लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी तलवार लटकी हुई है। अगर बात करें हम देश की सवरेनिटी की, अगर वो देश की सवरेनिटी के खिलाफ, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, कुछ राजनीतिज्ञों के खिलाफ अगर कुछ भी इस तरीके का अगेंस्ट में वो प्रचार करते हैं तो उनका जो ये एक्रीडेशन जो वैल्यू है उसको ख़त्म करने की जो सरकार की जद्दोजहद है वो चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पत्रकार हैं उनकी स्वतंत्रता पर, सेंट्रल मीडिया की स्वतंत्रता पर एक जो तलवार है वो लटकी हुई है। तो बात करें अगर हम अभी यूपी चुनाव की, तो यूपी चुनाव में जो अखिलेश की सरकार है, योगी की सरकार है, वो अपना मैनिफेस्टो जो है वो लेकर आ चुकी है। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा कि उन मैनिफेस्टो के अंदर किस तरीके की खामियां हैं और वो क्या सिर्फ एक लॉलीपॉप है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। अगर बात करें अखिलेश के मैनिफेस्टो की तो इसमें उन्होंने 300 यूनिट तक जो बिजली है वो फ्री करने का वायदा किया है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें हज़ारों करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो यूपी की सरकार को जो है अफोर्ड करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो रहता है। साथ ही साथ उन्होंने केजी से लेकर पीजी तक की जो शिक्षा है लड़कियों के लिए उसे मुफ्त करने का जो है प्रॉमिस किया है, जिसमें भी हज़ारों करोड़ का एक जो बर्डन है वो यूपी सरकार के ऊपर आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात अलग अलग इश्यूज की करें तो सारी तरह की चीज़ें जो हैं वो रहती हैं। और जो मेन जो चीज़ थी, मैं बात कर रहा था यहाँ पर एजुकेशन को लेकर, बिजली को लेकर, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन योगी सरकार भी इसमें पीछे नहीं रही है, क्योंकि जब से मोदी जी सरकार में आए थे उन्होंने लगातार जो उनका जो पहला जो प्रयास था वो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो खाते हैं वो खोले जाएं और डायरेक्ट जो बेनिफिशरीज हैं उनके अकाउंट में पैसे जो है वो पहुंच जाएं। वो एक अलग बात है कि 6000 जो है वो किसानों को मिले, लेकिन उससे ज़्यादा बिजली का और अलग अलग चीज़ों का, तेल का जो है वो खर्च जो है वो भुगतान जो है किसान को जो है करना पड़ा, और जिसका जो बर्डन है वो ज़्यादा आया और वो इतने ज़्यादा खुश नज़र नहीं आए। तो मोदी सरकार ने कोविड टाइम से ही जो 5 केजी अनाज है मुफ्त अनाज के नाम से, जिसको 80 करोड़ भारतीयों को बांटा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो साथ ही साथ योगी सरकार भी जो है 5 केजी अलग से बांट रही थी। तो ये इस तरीके के जो ये लुभावने जो टैक्टिक्स हैं वो जो बीजेपी अपना रही है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए एक खतरा भी है। क्यों खतरा? इस वजह से है क्योंकि अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं, इस तरीके के बेनिफिशरीज जो है वो इकट्ठे किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर भी जो है वो यहाँ पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। क्योंकि सरकार जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं लोकतंत्र को एक ठेस पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। अलग अलग तरह के इसमें लोगों के व्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक डीपली मैं इस चीज़ को एनालाइज कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें इतना विलासिता की तरफ लेके जाया जा रहा है, क्योंकि एक लगातार आप
इस तरीके की चीज़ों को दे नहीं सकते हैं। चाहे वो अखिलेश सरकार ने लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किए हों, फर्दर जो योगी हैं वो इस तरीके के असिस्टेंस दे रहे हों मोबाइल्स को लेकर, तो इस तरीके की चीज़ें आप कब तक दे सकते हैं। युवा जैसे बेरोजगार थे, उस दौरान भी इस तरीके की स्कीम्स आई जब 12,000 रुपये सालाना बेरोजगार युवा को दिए गए, लेकिन कुछ समय के बाद इस तरीके की जो स्कीम्स थी वो बंद हो जाती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी रहती हैं, क्योंकि सरकार के ऊपर अपने आप जो रेवेन्यू है वो इतना नहीं होता है, और एक्सपेंसेस अगर बढ़ जाते हैं तो सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन जो है इन चीज़ों से आता है, और कहीं ना कहीं इसमें जो सरकार है वो अपना आधिपत्य बनाने की कोशिश करती है। इसी तरीके से अगर बात करें इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की, बीजेपी सरकार के जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स हैं वो उनमें 5 से 6 गुना इजाफा हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बीजेपी की आय है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं। डायरेक्ट जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लोगों को अलग अलग तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो इस तरीके की लुभावनी चीज़ें एक परमानेंट वोटर्स क्रिएट करने की जो स्ट्रेटजी है, और अदर पार्टीज़ की अगर बात करें उनको डाउनफॉल में लेके आने के लिए भी जो इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं, जो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसी तरीके से अलग अलग दोनों पार्टीज़ ने अपने मैनिफेस्टो भी निकाले, तो आप देख सकते हैं कि सभी न्यूज़पेपर को मैं देख रहा था, जो फ्रंट पेज है उस पर बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट किए गए हैं, जहां पर इस तरीके के मैनिफेस्टो तैयार किए जाते हैं, और उनमें बहुत लुभावने वायदे जो हैं वो जनता के लिए परोसे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक अगर आप पेज पर अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उस पर कितना खर्चा आता है। अगर आप एक छोटा सा भी कोई ऐड करवाते हैं नेशनल न्यूज़पेपर पर, तो उसमें 50,000 तक का खर्चा आता है। तो इस तरीके का पूरा पेज खरीदना, तो आप समझ सकते हैं कि लाखों की इन्वेस्टमेंट से एडवर्टीजमेंट की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, सभी पर जो है बीजेपी जो है वो भरपूर प्रचार कर रही है। तो प्रचार सामग्री तैयार की जा रही है बीजेपी के लिए। लेकिन अगर बात करें मुद्दों की, मुद्दे जो हैं वो अधर में लटके हुए हैं। अगर बात करें बेरोजगारी की, बेरोजगारी का मुद्दा जस का तस बना हुआ है। महंगाई जो है वो एकदम अपने पीक पर पहुंच चुकी है। आप कब तक लोगों को घर बैठे अनाज खिला सकते हैं? आपको रोजगार भी लोगों को देना होगा, महंगाई पर भी आपको कंट्रोल करना होगा। अभी बजट पास हुआ था तो रेवेन्यू जो था भारत सरकार का वो 22 लाख करोड़ था, जो कि एक्सपेंसेस था वो 37 लाख करोड़ था। तो ये जो 15 लाख करोड़ का वेरिएशन है, ये अपने आप में काफ़ी सवालिया निशान जो है वो देश के लिए खड़ा करता है। वो एक अलग बात है कि सभी देशों के अंदर महंगाई की मार जो है वो चल रही है। श्रीलंका जो है महंगाई से त्रस्त है। अपने जो एशियन कंट्रीज़ हैं, काफ़ी देश जो हैं महंगाई से त्रस्त हैं। यूएस यूके के अंदर भी इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। जो ग्रोथ रेट है वो कम है और इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखनी होंगी हमें, क्योंकि तो बात हम अभी यूपी पर ही कर लेते हैं, क्योंकि जो इस तरीके की गन्ने की समस्या भी रही, क्योंकि इस तरीके के वादे पहले भी किए गए। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि 14 दिन के अंदर आपकी जो पेमेंट है वो किसान के खाते में आ जाएगी, लेकिन वो सिर्फ वादा ही था। 1 साल तक जो है किसानों की पेंडिंग पेमेंट्स जो हैं वो जस की तस बनी हुई हैं। इसमें एक शुगर केन का भी रहता है कि जैसे केन कमिश्नर होता है, ये उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो 14 दिन के अंदर किसानों के खाते में एक पेमेंट जो है वो करवाए। लेकिन किसान जो हैं वो सड़कों पर नज़र आए अपनी पेमेंट्स को लेकर, और किसान आंदोलन ने भी जो है एक बहुत बड़ा डाउनफॉल बीजेपी के लिए क्रिएट किया। राकेश टिकैत ने जब इस तरीके की बातें की कि जो बीजेपी है वो अब रोटी छीनने के लिए तैयार है, अब क्योंकि इंसान को जो है 3 टाइम भूख लगती है, तो तीनों टाइम अब ये आपकी भूख पर वार करने वाले हैं। तो इस तरीके के बयानबाजी से बीजेपी डाउनफॉल में आई। किसानों ने काफ़ी प्रयास किया अपनी मांगों को मनवाने के लिए। 1 साल तक लगभग वो सड़कों पर रहे, जिसका जो खामियाजा है अब इलेक्शन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो जाट वोटर्स हैं वो पश्चिमी यूपी
को काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं और जाट इस टाइम पर जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ बीजेपी से नज़र आ रहे हैं। तो जो एक रेशो है वो कहीं ना कहीं सपा और बीजेपी का वो 50-50, और कुछ अगर वरिष्ठ पत्रकारों का एनालिसिस करें तो वो 60-40 की भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर पश्चिमी यूपी से बीजेपी जो पीछे रहती है तो उसे एक बहुत बड़ा भुगतान जो है यहाँ पर करना पड़ेगा। तो जो राह है बीजेपी की यूपी के चुनाव को लेकर वो काफ़ी यहाँ पर बहुत मुश्किल हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर डीपली एनालाइज की, और एक जो बहुत बड़ा चंक जो है जाटों का वो बीजेपी से अभी नाराज रहा है, तो वो किस तरीके से उन्हें मैनिपुलेट कर पाते हैं। तो इलेक्शन की डेट आ चुकी है, वोटिंग आज पश्चिमी यूपी में हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उनको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तो बीजेपी की राह जो है वो कठिन होती नजर आ रही है। इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें कि जिस सीट से वो लड़ रहे हैं, तो वहां से उनका चुनाव लड़ना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो सीट भी उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है। अयोध्या और मथुरा से उनको ट्राई वो कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी अगर प्राइम मिनिस्टर की भी बात करें वो भी इतना, क्योंकि एक इन्फ्लुएंस वैल्यू किसी कैंडिडेट की जैसे रहती है, तो कहीं ना कहीं पार्टी जो है ऐसा भी लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को बैकफुट पर लेके आने की कोशिश कर रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को अगले पीएम का चेहरा भी माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी ये नहीं चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जो है वो जीते। शायद इस तरीके के जो समीकरण है वो भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें काफी धांधली हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये सब सारी चीजें थी दोस्तों, जो मैंने प्रयास किया जानने का और आपको बताने का, क्योंकि ये चीजें जरूरी भी थी, आपको अपडेट करना भी जरूरी था। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन निकालती हैं, कंक्लूड करती हैं यूपी के इलेक्शन को, फ्रीडम ऑफ प्रेस को, जिनकी आने वाले टाइम में राजनीति में एक अहम भूमिका रहेगी, हमारे देश में एक अहम भूमिका रहेगी। वो एक अलग बात है कि पिछली पार्टीज को भी हम लोग देख चुके हैं, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार जिसका तश बना हुआ है, लेकिन राजनीति में धर्म को लेकर आना भी बहुत एक बड़ा मैं यहाँ पर ड्रॉबैक मानता हूँ। क्योंकि धर्म की अगर राजनीति अगर करी जाती है तो आप हमारे अरब कंट्रीज भी देख सकते हैं, जहाँ पर प्रो मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो आप देख सकते हैं कि वो कहाँ पर पहुँच चुकी हैं। अगर इस तरीके से हिंदुत्व का जो नारा दिया जाएगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था कि जब कांग्रेस भी हिंदुत्व की लड़ाई लड़ती थी, वो भी भगवा पार्टी बन चुकी थी, तो उसे भी एक खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो अगर इस तरीके के एजेंडे को बीजेपी भी लेकर चलती है तो कहीं ना कहीं ये सेक्युलरिज्म के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। तो हमारे संविधान की यही खूबसूरती है कि हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, तो कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म पर ठेस ना पहुंचे, लोकतंत्र जो है हमारा वो बहुत खूबसूरती से इस तरीके से चुनावी रंग में सराबोर हो, लोग अपने मनपसंद कैंडिडेट्स को इलेक्ट करें, किसी एक विशेष पार्टी का ही आधिपत्य जो है हमें देश में नजर ना आए, विपक्ष भी मजबूत हो। तो पक्ष और प्रतिपक्ष को दिखाना ही एक मीडिया की जिम्मेवारी होता है। तो कहीं ना कहीं मीडिया की स्वतंत्रता पर भी तलवार लटकी हुई है। तो मैंने पूरा प्रयास किया इन सभी चीज़ों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि समाज का असली आईना क्या है। धन्यवाद। जय हिंद, जय